देखिए एडवांस के मामले में ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन लॉ ने दी है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कोई रिलैक्सेशन है, लेकिन बहरहाल एक रिलैक्सेशन लॉ में मौजूद है और वो इस सेंस में है कि जब एक बंदा एडवांस देता है तो कहा ही जाता है कि आपको चाहिए कि इसे चेक के जरिए ही मैनेज करें। हाँ अलबत्ता ये चीज है कि बिजली का बिल वगैरह इस तरह की चीजें हमारे मुआशरे में ना कैश शुरू से दी जाती थी, तो उसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, इससे ना हमें हालात को समझने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे देखिए हम एडवांस की बात करते हैं, किसी चीज को खरीदने के लिए एडवांस दिया जाता है ना, तो देखिए सबसे पहली बात यह है, एक एडवांस होता है फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स यानी चीजें खरीदने या बेचने की। हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने सीए कर लिया, आपकी शादी हो गई एक ऐसी लड़की के साथ जिसकी मंगनी किसी और से हुई। अच्छा अब हुआ ये कि चूंकि लड़की पहले ही उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो उसने आते ही आपसे कहा कि मुझे जो है ना 2 एसी चाहिए बेडरूम में, तो वो कहती है जी 2 एसी लगा के दें मुझे, और मुझे सैमसंग इन्वर्टर के अलावा किसी में चैन जो है ना चैन नहीं आता। तो आप जाते हैं एक सेल पर्सन के पास और जाकर उसे कहते हैं कि जनाब मुझे एक सैमसंग का 2 सैमसंग के एसी चाहिए, और उसे आप एडवांस दे देते हैं, एडवांस पैसे दे। अब ये जो एडवांस पैसे आप दे रहे हैं इसके अंदर आपको ये इजाजत है कि यू कैन पे इन द फॉर्म ऑफ कैश, आप कैश पे कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा तो आप उसको जो है ना पे कर देते हैं, क्या जी, एडवांस कैश कर देते हैं। अच्छा अब दूसरी तरफ आप जाते हैं फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, आप सर्विसेज को रेंडर करने जाते हैं। अब सर्विसेज को रेंडर करने जाते हैं आपको एक लॉयर के पास जाना पड़ जाता है, और लॉयर के पास इसलिए जाना पड़ जाता है कि नहीं कि वो जो लड़की का मंगेतर था ना उसने केस कर दिया, ये मेरी मंगेतर वापस करो। जारी बात है एसी लगवाने के बाद। अब आप जाते हैं, आपको एक वकील की खिदमत जाहिर है, चूंकि अगर आप वकील नहीं करते तो उसने तो केस कर दिया, और अगर आप नहीं जाते हो मुकदमा जीत जाएगा। क्या हाल है, घर बचाना पड़ेगा, तो लिहाजा आपको लॉयर के पास जाना पड़ता है, और यहाँ पे भी आप एडवांस दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एडवांस आप दे सकते हैं और डील कर सकते हैं कैश में कि ठीक है सर्विसेज तो कहता है 2 लाख अभी दे दें, आप दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को डील करना है, उसको डील करना है, कॉन्ट्रैक्ट को डील करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे आपने कोई अपने घर का मैप बनवाना है, तो बेगम आपकी कहती है जी घर अपना होना चाहिए, आप किराए पे कब तक रहेंगे, आपको मैप बनवाना पड़ गया, आपको लैंड के लिए कंसल्टेंसी लेनी पड़ गई, तो इस तरह की सर्विसेज है, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ गया, तो इस तरह की सूरत हाल में यू हैव टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस सूरत में आप जो है आप ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक सेक्शन ये कहता है कि आपको जो है कुछ चीजों में इजाजत है और कुछ में इजाजत नहीं। जरा रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो रीडिंग ये करते हैं हम
कि कहता है, क्या कहता है जरा देख लेते हैं। कहता है एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट इफ अ पर्सन इज टैक्स इन once year received at the person may notice written to the commissioner। नहीं, ये कुछ और बात आ गई, मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए था। चले एनीवे कोई ऐसी बात नहीं, इसको मैं टैकल कर लेता हूँ। तो आप इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक देना पड़ेगा, आपको क्रॉस चेक देने पड़ेगा। लेकिन गुड्स बाइंग करने में, कोई लॉयर हायर करने में आप कैश डील कर सकते हैं। यहाँ आप कैश डील कर सकते हैं, यहाँ आप कैश डील कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं आप, कोई और आप मैप वगैरह बनवा रहे हैं, अब ये आपका है वो कॉन्ट्रैक्ट जो निभाना है, सेवरल ऑफ मंथ्स का है। तो ऐसी सूरत में आपको जो है क्रॉस चेक से जाना चाहिए। अच्छा, अब बच्चों ये दोनों आपने किस में टैकल कर लिए, कैश में, और ये किस में चेक किया आपने, क्रॉस चेक में। अब यहाँ पे खुशी की बात है, आप खुश हो जाएंगे, खैर है यार कैश दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हर सूरत क्या देना है, क्रॉस चेक। अब इसका मतलब ये होगा जब भी आप कोई चीज खरीदे जाए, नथिंग टू बी वरी अबाउट, यू कैन बाय इट गिविंग द एडवांस फॉर फर्नीचर, फॉर एयर कंडीशनर, फॉर एनीथिंग यू कैन पे इन कैश। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली यू आर गेटिंग अ सर्विसेज फ्रॉम अ लॉयर, फ्रॉम एनीबॉडी लाइक प्लम्बर, लाइकवाइज कोई सैनिटरी एक्सपर्ट, कोई इलेक्ट्रिशियन, तो आप उसे कैश पैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो निभाने के लिए जरा थोड़ा आप कह सकते हैं मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया, घर बनाने का, नक्शा बनाने का, लंबी चौड़ी कंसल्टेंसी लेने का, तो वो आपको फिर किसमें करना चाहिए, दैट शुड बी इन क्रॉस चेक। अच्छा बच्चों, क्लियर रहेगी बात? अच्छा, अब इसके अंदर एक बात याद रखनी है, कैश भी हम अपने रिश्तेदारों से तो ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरे रिलेटिव्स हैं अगर वो गिफ्ट देते हैं तो उन्हें कैश में देने की इजाजत नहीं है। यानी वालिद, वालदा, दादा, दादी कैश दे सकते हैं, लेकिन अंकल, चाचू, दोस्त वगैरह दे शुड गो फॉर चेक, चेक से जाए। अच्छा बच्चों, अब एक बात आ गई, वो ये कि फर्ज करें कि हमने जो है वो कोई पैसे जो है वो सेविंग स्कीम में लगा दी। सेविंग स्कीम में लगे हुए पैसे हैं, पैसे किसमें लगे हुए हैं, सेविंग स्कीम में। अच्छा, जब वो मैच्योर होंगे तो पैसे इकट्ठे मिलेंगे हमें। कहते हैं इन एनी इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ नेशनल सेविंग और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इफ पर्सन पे टैक्स इन वंस ईयर। अब जब उसे पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट रिसीव होगा, वैसे तो इंटरेस्ट है लेकिन प्रॉफिट रिसीव होगा, अगर वो वंस में पे करेगा तो क्या होगा, रेट बड़ा लगेगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ऐसा क्यों ना किया जाए कि कमिश्नर को एक रिटर्न नोटिस दिया जाए और इलेक्ट कर दिया जाए कि मैं इसे रेलेवेंट ईयर्स में क्या कर दूंगा के हिसाब से पे करूं। रेलेवेंट ईयर से मुराद है कि मुख्तलिफ सालों में। तो जो एक दफा हमने पेमेंट करनी है, हम उसको डिफरेंट सालों में क्या करें, ब्रेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे को मिला है 8 लाख रुपए, ठीक है। अब 8 लाख पे जाहिरी बात है उसको क्या मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन उसने दिया कितना था, 5 लाख। 3 लाख क्या उसका, 3 लाख उसका गेन है, ठीक है। अब इस 3 लाख गेन को अगर वो डिफरेंट सालों में ब्रेक कर ले तो क्या होगा, इंटरेस्ट कम पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसको एक ही दफा पे करेगा तो ज्यादा होगा। लिहाजा क्या करना चाहिए, उसे डिफरेंट सालों में ब्रेक कर लेना चाहिए। लेकिन ब्रेक करने के लिए वो कहता है कि कमिश्नर से अप्रूवल लेनी है, नोटिस लेना है। नोटिस और अप्रूवल में फर्क होता है। अप्रूवल का मतलब ये होता है हमने लिख के दिया है, आगे कमिश्नर साहब की मर्जी है वो हमें इजाजत दे या ना दे। और नोटिस देने का मतलब क्या है, बस उसको बता दिया है कि हम ये सर्विस अवेल कर रहे हैं, अब इट्स अप टू अस कि हम उसको जिस तरह से भी करें। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम जी, कोई चीज मुश्किल, नो मुश्किल, चल अच्छी बात। अच्छा, अब
मसला ये हो गया कि टैक्स शैल बी imposed at 15% on every individual and AOP who receive profit on debt from a prescribed. अगर हमने किसी जगह पैसे सेव करके रखे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में या किसी भी जगह से हमें इंटरेस्ट इनकम आई है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? 15%। यानी फर्ज कर लीजिए ये मिस्टर असद है, ये मिस्टर असद है, इन्होंने अलाइड बैंक में पैसे रखे हुए थे, उस बैंक के अकाउंट से इन्हें प्रॉफिट मिला है या आप कह लीजिए इंटरेस्ट मिला है, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है अगर वो 25,000 रुपए, तो क्या करना पड़ेगा इन्हें? 15% इस पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट टू टैक्स अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट, ग्रास अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट, ग्रास अमाउंट पे लगेगा। एंड दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाइड टू द प्रॉफिट डेट, किसके ऊपर? जो एग्जेम्प्टेड है या वो 5 मिलियन से एक्सीड कर गई है, क्योंकि अगर ये 5 मिलियन या इससे कम है तो फिर आप इसे इस तरीके से डील करें, 15% सेपरेट ब्लॉक में ले जाके, ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर बिल फर्ज कि ये 5 मिलियन से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे? अब देखिए, विद होल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट द टैक्स ऑन द ग्रास अमाउंट एट द रेट 15%। अब ये दो बातें, अगर ये 5 मिलियन से एक्सीड कर गया फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये विद होल्डिंग में नहीं जाएगा, वो मतलब सॉरी विद होल्डिंग कह रहा हूं, फिर ये आपके एनटीआर में जाएगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा। किसमें जाएगा? तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा तो ये ज्यादा खप डालेगा। 5 मिलियन से ज्यादा रकम एक दफा अपनी आमदनी में जमा तो करके देखें। 5 मिलियन से ज्यादा का मतलब है 5 के साथ 6 जीरो, 50 लाख, और 50 लाख 1,000 2,000 3,000 जितना बढ़ेगा, और उसको जब आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएंगे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको वैसे 15% टैक्स देते हैं तो आप बहुत जल्दी जान छूट जाती है, आप अलहदा करके 15%। तो लेकिन उसने रूल ये बताया कि अगर 5 मिलियन से कम है तो फिर क्या करो? फिर 15% सेपरेट ब्लॉक में ले जाओ, सेपरेट ब्लॉक में ले जाओ, अलहदा लगाओ। लेकिन अगर 5 मिलियन ज्यादा फिर तनख्वाह के साथ ऐड करो, बिजनेस की आमदनी के साथ टैक्स करो, और एनटीआर में जाके वो जो टेबल नहीं है कौन से वाला, अगर सैलरी परसेंट सैलरी अगर बिजनेस पर, फिर उस टेबल से देखो उसको टैक्स कितना लगे। क्या ख्याल है बच्चों? अलग करके लेंगे तो किसी ऐड में नहीं जाएगा, अलग फिर किसी में नहीं आएगा, सेपरेट करके तुम उसको टैक्स लगा लो, अगर एनटीआर में लेंगे फिर टैक्स बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन एनटीआर में ले जाने का हुक्म कब है? 15 मिलियन से ज्यादा हो गया, 5 मिलियन से ज्यादा हो गया। 5 से कम है तो किसमें ले जाओ? सेपरेट ब्लॉक में। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर एजेंट ने डिडक्ट कर दिया, एजेंट को चाहिए शायद चाहिए कि डिडक्ट कर ले और ग्रास अमाउंट कितना? 15%। और अगर उस एजेंट ने कर लिया तो फिर क्या होगा? ही प्रॉफिट इज ऑन डेट एक्सीड 5 मिलियन, तो वो तो चला जाएगा बट भी टैक्सेबल अंडर द टैक्स रिजीम। लेकिन अगर एजेंट ने माइनस कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, दो बातें, ये बात अलग है वो बात अलग है, मिक्स ना करो। अगर 5 मिलियन से कम है तो क्या होगा? सेपरेट। अगर 5 मिलियन से ज्यादा हुआ तो ये एनटीआर में ले जाए फिर टैक्स ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये कि विद होल्डिंग एजेंट ने अगर पहले ही टैक्स माइनस कर लिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो, क्योंकि उसने पहले ही माइनस कर लिया। फिर हम अपनी रिटर्न में सिर्फ लिखेंगे लेकिन बता देंगे कि ये विद होल्ड हो चुका था, टोटल में डालेंगे ताकि हुकूमत को अंदाजा होगा इतना टैक्स हमने दिया है।
ठीक है, लेकिन एंड में जाके उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब तीन बातें अलग अलग हुई है। पहली बात, 5 मिलियन से कम है, बैंक से मुनाफा आया है, क्या करेंगे, सेपरेट ब्लॉक में ले जाके 15% टैक्स लगेगा। दूसरी बात, 5 मिलियन से ज्यादा है, किसमें चला जाएगा, NTR में, आप मजबूरी आप उसको टैक्स ज्यादा लगेगा। तीसरी बात, पहले उसको अगर जब भी आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, आप चेक करें, वहां लिखा होगा इतने % क्रेडिटेड और साथ ही लिखा हुआ है @15% डेबिटेड। क्या मतलब, तुम्हें इतना मुनाफा आया तुम्हारे अकाउंट में और इतना डेबिट हो गया। क्लियर हो गई बात, नो प्रॉब्लम, सेट हो गया जी। अच्छा, तो ये बच्चों हो गया। अब कहते हैं एडमिसिबल डिडक्शन इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एडमिसिबल डिडक्शन कौन सी है जो कि आप कह सकते हैं कि डिडक्शन हो सकती है। डिडक्शन आर अलाउड फॉर एक्सपेंस वेयर लाइक बट एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज नॉट अलाउड। क्या मतलब, अदर सोर्स के खर्चों में से डिडक्शन अलाउड है, लाइक कोई कमीशन देनी पड़ गई, लेकिन वो खर्चे अलाउड नहीं है जो कारोबारी है। जैसे कंप्यूटर खरीदना पड़ा मुझे हिसाब करने के लिए, मुझे मशीन खरीदनी पड़ी, गाड़ी रास्ते में रिपेयर करानी पड़ी, ये खर्चे बिजनेस में तो जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएंगे। ठीक होगी बात। तो वो कहता है वैसे तुम्हें कमीशन अलाउड है कि मैंने घर किराए पे दिया था किसी एजेंट के थ्रू, मुआहदा उसने किया, वो कहता है जी पहला किराया मेरी कमीशन है, आप माइनस कर सकते हैं, अलाउड है। लेकिन अगर बिल फर्ज आप ये कहते हैं कि कंप्यूटर खरीदना पड़ा हिसाब करने के लिए, गाड़ी खरीदनी पड़ी, मशीन खरीदनी पड़ी, वो अलाउड नहीं। ज़कात कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑन दैट, ज़कात माइनस की जा सकती है। अच्छा, इन केस गिविंग बिल्डिंग ऑन रेंट विद मशीन किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डेप्रिसिएशन इन बोथ मशीन एंड बिल्डिंग इज अलाउड। डेप्रिसिएशन दोनों पे क्या होगी, अलाउड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए मशीन भी डेप्रिशिएट हो रही है और बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो रही है, लिहाजा दोनों पे डिडक्शन क्या करनी पड़ेगी, आपको अलाउ करनी पड़ेगी। रिपीट करते ये बात। सबसे पहली बात ये, डिडक्शन कुछ अलाउड है कुछ नहीं है। अलाउड कौन सी है, कमीशन वगैरह एक्सपेंस बियर जो करने पड़े, लेकिन कौन सी अलाउड नहीं है, कैपिटल नेचर की अलाउ नहीं है। इसमें मशीनें नहीं खरीदी जाती, ना इसके अंदर को कंप्यूटर खरीदे जाते हैं ज्यादातर। लेकिन ज़कात क्या की जा सकती है, की जा सकती है, वो तो जाहिर टोटल इनकम होती है, तभी डिडक्टेबल अलाउंस माइनस किए जाते हैं। इन केस ऑफ गिविंग ए बिल्डिंग ऑन द रेंट विद मशीनरी, अब यहाँ पे तुम डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, वैसे माइनस नहीं कर सकते। यानी ऊपर तो आपने देखा कैपिटल नेचर का डिडक्शन है ही नहीं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये वाली एक्सेप्शन, बाकी कोई एक्सेप्शन आपको अलाउ नहीं करता हो, ये एक्सेप्शन है। क्लियर बच्चों की, कोई चीज मुश्किल यहाँ पे आ गई।